सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पहले दिन से ये मौक़िफ़ रहा है कि अफ़गान मसले का हल जंग से नहीं मुज़ाकरात से मुमकिन है। और अब दुनिया ने देख लिया कि 20 साल जंग लड़ने के बाद आखिर अमेरिका और इसके इत्तेहादियों को तालिबान के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठना ही पड़ा। लेकिन मामला अभी पूरी तरह सुलझा नहीं। गो तालिबान अफगानिस्तान के बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुके हैं, लेकिन अमन के खिलाफ साजिशों की मौजूदगी में पंजशेर की वादी अब भी सुलगता हुआ आतिशफिशां साबित हो सकती है। इसलिए पाकिस्तान ने अपना अमन मिशन तर्क अभी तक नहीं किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी अहम दौरे पर निकले हैं। ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान मंजिल हैं। इस दौरे का मकसद अफगानिस्तान में अमन के साथ साथ हमसाया ममालिक की तरफ मुत्तफ़िक़ा नुक्ता नज़र और हिकमत अमली के लिए कोशिश करना है, क्योंकि अफगानिस्तान के अमन से खित्ते का अमन जुड़ा है और भारत हाथ धोकर इसके पीछे पड़ा है। देखना यह है कि इससे बचकर यह महाज कैसे सर किया जा सकता है। अंदरूनी सियासत की बात करें तो हुकूमत ने हलफ ना उठाने वाले पार्लियामेंटेरियन को हटाने की तैयारी कर ली है। विफाकी काबीना ने 60 दिन में हलफ ना उठाने पर मेंबर पार्लियामेंट को डी नोटिफाई करने की मंजूरी दे दी है। वाकिफान हाल का दावा यही है कि सारी तैयारियां इसहाक डार को हटाने की हैं, जिनकी जगह हुकूमत शौकत तरीन को सेनेटर बनाने की राह हमवार कर रही है। सियासी पंडितों का दावा है कि इस हमले का अपोजिशन की तरफ से जवाब आने का इम्कान कम है, क्योंकि इस वक्त अपोजिशन में ही घुमसान का रन पड़ा है। 2 बयानियों की लड़ाई ने कराची में नून लीग को किरची कर दिया है। मिफ्ता इस्माइल का इस्तीफा पार्टी के लिए बड़ा धचका है। खबरें हैं कि शहबाज शरीफ इस मसले को सुलझाने के लिए खुद कराची जाएंगे, लेकिन सवाल यह है कि क्या इनके पास मामले को हल करने का मैंडेट भी मौजूद है, क्योंकि कहने वाले कहते हैं कि सिर्फ सदारत शहबाज शरीफ की है, पार्टी नवाज शरीफ की हिदायत पर चलती है और कमांड शहबाज शरीफ की बजाय मरियम नवाज के पास है। एक तरफ नून लीग को इस हाल में शरीफों की इसी लड़ाई ने पहुंचाया है, तो दूसरी तरफ पीडीएम के भी हालात टाइट हैं। अफवाह है कि पीपल्स पार्टी के बाद अब नून लीग और पीडीएम में भी सियासी तलाक के हालात बन रहे हैं। हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करना है या फिर अदम एतमाद की तहरीक लानी है। पीडीएम की दूसरी इत्तेहादी जमातों को नून लीग की कभी हाँ और कभी ना की पॉलिसी परेशान कर रही है। सवाल उठ रहे हैं कि ऐसे में पीडीएम जो एहतजाजी तहरीक का फेज 2 शुरू करने जा रही है, वो कैसे कामयाब होगा। अगर नून लीग भी पीडीएम से निकल गई तो फिर बाकी क्या बचेगा। दावे और उम्मीदें क्या हैं और ज़मीनी हक़ाइक़ क्या, इसी से आगाज़ करते हैं। बाबर डोगर और गुलाम मुर्तज़ा साहब मेरे साथ हैं। बाबर डोगर साहब, यह पीडीएम में एक नया माइनस होने लगा। उसामा साहब, ये तो बिल्कुल वाज़े तौर पर नज़र आ रहा था कि जब से शहबाज शरीफ ने नून लीग की कमांड संभाली है, जब से मरियम नवाज पीछे हटी हैं, वे पार्टी जब से पीडीएम को छोड़ के गई है, पीडीएम की तो वैसे ही वक़्त ख़त्म हो गई है। पीडीएम में अब बड़ी पॉलिटिकल पार्टी रह कौन सी गई। फिर पार्टी के बाद तो पीडीएम सिर्फ नून लीग का नाम ही पीडीएम है। मौलाना फजल रहमान जो है वो, हाँ, उनके पास स्ट्रीट पावर है, वो अपने स्टूडेंट्स को इकट्ठा कर सकते हैं, किसी भी जलसे जुलूस में उनको बुला सकते हैं, लेकिन बाकी पार्टियां तो तांगे की पार्टी हैं, उन बेचारों की कोई हैसियत नहीं है। वो क्या, उनको क्या वो पूछेंगे। और शहबाज शरीफ का एक स्टाइल है, मैं पिछले 20-25 साल से देख रहा हूँ कि शहबाज शरीफ इस तरह की सियासत पर यकीन नहीं करते। अलाइंसेस की सियासत, पीडीएम की सियासत, इस पे वो यकीन नहीं रखते। वो सोलो फ्लाइट के हामी हैं, उनके अपने कुछ दोस्त हैं, उनको पता है कौन सी लॉबीज़ हैं जिनके ज़रिए से सियासत में इक़्तिदार में आया जा सकता है और किस तरह से उन लॉबीज़ जो हैं उनको खुश करना है या उनके साथ मुफाहमत की पॉलिसी रखनी है जी। और इस तरह उनको पता है कि पीडीएम के साथ 200 जलसे भी कर लेंगे, जो मर्जी कर लें। मरियम ने अपना शौक़ पूरा कर लिया, क्या मिला मरियम को पीडीएम की सियासत से जी। तो शहबाज शरीफ को पता है कि कहाँ से डोरियाँ हिलनी हैं और कहाँ उन्होंने टैब करना है, किन लोगों के साथ उन्होंने इक़्तिदार तक पहुँचना है। जिस तरह से आसिफ अली जरदारी, मेरा मतलब देखें पे वो पार्टी लैदा हो गई, उनको कोई परवाह नहीं है। उन्होंने अपोजिशन लीडर भी अपना बनवा लिया, जिसके ज़रिए से बनवाया आपको भी पता है, मुझे भी पता है। यूसुफ गिलानी को जितवा लिया। तो जो रास्ता है वो पीडीएम के थ्रू कहीं नहीं जाता। पीडीएम के थ्रू रास्ता उधर ही जाता है जिधर मरियम गई हैं और बाकी सारे लोग गए हैं। असल जो इक़्तिदार की तो रास्ता है वो सड़क कोई और है। तो शहबाज शरीफ उस सड़क पे चल रहे हैं जिसका मकसद है इक़्तिदार की तरफ जाना। वो आपको पता है कि वो उनकी जो गाड़ी थी वो माल रोड से एयरपोर्ट नहीं पहुंची। नवाज शरीफ और मरियम बेचारे वहाँ पर इंतजार करते रह गए, क्योंकि शहबाज शरीफ को पता था कि ये माल रोड की जो सड़क है ये इक़्तिदार की तरफ नहीं जा रही जी।
लेकिन लेकिन ये अपोजिशन की तरफ जा रही है। तो शहबाज शरीफ उस सड़क पे कभी भी नहीं जाएंगे जिस सड़क से उनको खतरा होगा कि उनके लिए मुसीबतें बढ़ेंगी और मसाइल बढ़ेंगे, और मिलना कुछ भी नहीं है। गुलाम रज़ा साहब, बाबर साहब की बातें ठीक हैं अपनी जगह, लेकिन शहबाज शरीफ ना उठ सकते हैं ना बैठ सकते हैं बगैर नवाज शरीफ की इजाज़त के। दाएं देखना है, बाएं देखना है, क्या कर रहे हैं? फजलुर रहमान साहब का एक फ़ोन जाना है नवाज शरीफ साहब को, और शहबाज शरीफ साहब को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। या फजलुर रहमान साहब कहेंगे कि नहीं, या अपना घर ठीक करें, ये मीम शीन ख़त्म करें, वरना हम भी जा रहे हैं। तो फजलुर रहमान साहब को कोई फैसला फिर करना पड़ेगा। मैं नहीं मानता कि बाबर साहब जो कह रहे हैं टांगा पार्टी, मेरा ख्याल है अचकज़ई साहब को बड़ा इस पर एतराज़ होगा कि हमें टांगा पार्टी कहा जा रहा है। आफ्ताब शेरपाओ, जिनको अब कहा जा रहा है पीपल्स पार्टी दोबारा कह रही है आ जाओ हमारे साथ, दोबारा पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर लो। तो यानी इनके पास बिल्कुल ही, आप भी समझते हैं, स्ट्रीट पावर या इस तरह कुछ नहीं है, वाकई टांगा पार्टी है। सिर्फ फजलुर रहमान साहब, उनको तो खैर बाबर साहब उनको भी घास नहीं डाल रहे। तो क्या बनेगा फिर पीडीएम का? क्या पीडीएम इतनी सलाहियत है कि वो नून लीग को सीधा कर सके? देखिए, जो सलाहियत मौलाना फजल रहमान में है वो अभी तक किसी सियासी जमात में उस तरह की सलाहियत नहीं है कि वो जिस भी शहर में चाहें, जितना चाहें, वो क्राउड इकट्ठा कर सकते हैं। और दीगर जो सियासी जमातें हैं, आप जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ये किसी वक्त बहुत ज़्यादा इनके पास हैसियत होती थी कि अपने जालों को कॉल देते थे और तमाम शहरों के शहर भर जाते थे। इसी तरह से जो सूरत हाल है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की, जिस तरह क्राउड पुलर कहा जाता है मरीम नवाज़ को, तो नवाज शरीफ साहब भी इसी तरह थे कि जब वो भी किसी जगह अनाउंसमेंट करते थे जाना था तो वो जलसा काफ़ी वहाँ उनके जलसे भी भरते रहे हैं। तो ये जो तीन चीज़ें, दो फैक्टर्स हैं, ये सामने रखें। जो आपने अचकज़ई और दीगर टांगा पार्टी बाबर डोगर साहब ने जिस तरह से कहा है, वो एक कौमियत परस्त लोग हैं, नज़रियत के ऊपर बात करते हैं। वो दो हों चार हों, उनकी एक शख्स की आवाज़ ही बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ अवानों में गूंजती रहती है। तो जो इस वक्त सूरत हाल ये है कि तीन सियासी जमातें अब पाकिस्तान में मौजूद हैं, बड़ी बड़ी तीन सियासी जमातें, यानी कि जो 2 पार्टी सिस्टम था वो 3 पार्टी सिस्टम में तब्दील हो गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तीसरी कुव्वत के तौर पे मर्ज हो चुकी है, और इन्होंने भी वही काम कर रहे हैं और करेंगे जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ये जमातें कर रही थी। तो ये इसी तरह से चीज़ें चलेंगी जिस तरह से चल रही हैं। और जो शहबाज शरीफ हैं उनको इस तरह तो नहीं कहा जाएगा कि आप बैठ जाएं घर और साइड पे हो जाएं, ऐसा नहीं है। तो आप ये देखें कि जब से ये पीडीएम का सिलसिला चला है, कभी पीडीएम बाहर निकल आती है, कभी अंदर बैठ जाती है, कभी जलसे करती है, उस सारे सिनेरियो में आपको एक चीज़ बड़ी अहम डेवलपमेंट साफ नजर आएगी। हुकूमत करती जा रही है और अपोजिशन जो है कभी तेज़ होती है, कभी स्लो होती है, कभी घर बैठती है, वो सारे उनके सिलसिले अलग हैं। अच्छा। तो हम आने वाले दिनों में भी इसी तरह की सूरत हाल जो है हम देखेंगे कि मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ऐसे ही खेलते रहेंगे। नहीं, लेकिन ये तो तहफ़्फ़ुज़ात की बात की जा रही है। हमारी खबर ये है कि पीडीएम में नून लीग के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीडीएम या आप फजलुर रहमान साहब कह लें, जो भी आप कह लें, जो बाकी जमातें बच गई हैं वो खुश नहीं है नून लीग के रवैये से। तो अब ये क्या करेंगी? नून लीग को फोर्स नहीं कर सकेंगी, नवाज शरीफ साहब से फ़ोन नहीं करवा सकेंगी शहबाज शरीफ को कि भाई कुछ तो एहतियात करो, या उनको माइनस करके मरियम दोबारा आएंगी तो पीडीएम शायद मरियम से तो खुश हो जाए। नहीं, मरियम से खुश नहीं होगी। ये इसी तरह से किया जाएगा कि एक पार्टी कॉल देगी, दूसरी पार्टी कोई ना कोई हिच निकाल देगी, और इस तरह से फिर दोबारा उसको रीवैम्प किया जाएगा। अभी मौलाना फजल रहमान जो हैं वो जिस तरह से उनके नवाज शरीफ साहब के साथ राब्ते हैं, तो मौलाना फजल रहमान साहब ये मशावरत से कर रहे हैं कि वो बताएं हमें जी क्या कर रहे हैं आप, आपका क्या बयानिया है, आप हमें कहाँ लेके जाएंगे, क्या करेंगे, किस तरह चलेंगे। ये सारी बातें मौलाना फजल रहमान जो हैं वो उनके साथ कर रहे हैं, और मियां नवाज शरीफ साहब के साथ मशावरत से सारी बातें उनकी हो रही हैं। तो इसी तरह से मज़ीद थोड़ा सा टाइम वो निकाल लेंगे इसी सिलसिले में, और उस वक्त तक मरियम जो हैं भी उनका फैसला हो जाएगा कि वो यहाँ रहती हैं या वो जाती हैं या खामोश होती हैं पक्की। तो ये सूरत हाल जो है वो डेवलप होने में चंद दिन और लगेंगे, चंद हफ्ते कह सकते हैं, लग जाएंगे। ठीक है, लेकिन बाबर साहब ये मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ बड़ी ज़्यादती है।
पहले दिन से 2018 के बाद आप देखें कभी उनको सदर बनाने की बात होती है, उस तरफ पार्टीज इकट्ठी नहीं होती हैं, अगर पीडीएम में उनको आगे किया जाता है तब आप देखिए धरना वो देते हैं, फ़ायदा मियां नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब उठा जाते हैं। अब फिर वो अब कहा जा रहा है कि फिर फजलुर रहमान साहब नवाज शरीफ से रब्ता करेंगे। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि जनाब शहबाज शरीफ साहब अगर एयरपोर्ट नहीं पहुंचे तो चले, वो तो अब हकीकत है, उसमें मैं क्या कह सकता हूँ, मगर ये कि नवाज शरीफ की बात नहीं मानेंगे तो फिर तो उनको साइडलाइन कर दिया जाएगा, कहेंगे हट जाओ, फिर कराची के जलसे में आ रही है फिर मरियम, अगर तुम पीडीएम को नहीं कह रहे। क्योंकि पीडीएम क्या वाकई नून लीग के बगैर कुछ बच जाएगा फिर पीडीएम में? एएनपी भी एक बड़ी जमात थी, वो चली गई, पीपल्स पार्टी चली गई, तो हर सूरत नून लीग साथ होगी तो पीडीएम है। और अगर उन्हें कोई एहतजाजी सियासत करनी है, मुजामती सियासत करनी है, शहबाज शरीफ से तो नहीं होगी, है आप वाजे करें, तो फिर मरियम की दोबारा एंट्री होगी। उसामा साहब, ये लड़ाई तो PMLN के अंदर है कि मरियम अब कराची, तो उन्होंने कहा जी कि पहले उन्होंने कहा मैं जा रही हूँ, लेकिन उसके बाद शहबाज शरीफ जो हैं उन्होंने प्रिवेल किए कि जनाब मुझे कराची में मुझे ख़ुद मौका दिया जाए, मैं ख़ुद जाना चाह रहा हूँ। और शहबाज शरीफ कतन ये पसंद नहीं करते कि जहाँ वो जा रहे हों मरियम वहाँ पर जाए। अगर मरियम ज़िद पकड़ती कि नहीं मैंने वहाँ पर कराची जाना है, तो फिर शहबाज शरीफ कभी कराची ना जाते। एक चीज़ तो क्लियर है, नून लीग के अंदर लड़ाई चल रही है, बयानिए की लड़ाई है। एक तरफ पीडीएम को शाहिद खान अब्बासी जो उसके सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने उसको इंगेज किया हुआ है इस्लामाबाद में, 28 अगस्त को उसका जलसा उसकी मीटिंग भी हो रही है। छोटी पार्टियाँ ये चाह रही कि ना हमारे सामने कोई वाज़े लायामल रखा जाए कि हमने करना क्या है, पीडीएम ने करना क्या है। शहबाज शरीफ, आपको याद है कि मौलाना फजलुर रहमान लाहौर में आए, वो शहबाज शरीफ से मिलना चाह रहे थे, कई दिन वो यहाँ पर रहे, लेकिन शहबाज शरीफ उनसे नहीं मिले। शहबाज शरीफ उस वक़्त उनसे मिले जब नवाज शरीफ का उनको फ़ोन आया, उन्होंने कहा जी मौलाना तुमसे मिलना चाह रहे हैं और तुम उनको टाइम नहीं दे रहे। जी उनके प्रेशर पर शहबाज शरीफ उनसे देखिए ना, तो इसका मतलब नवाज शरीफ प्रेशर चलता है। अब 28 को जब प्रेशर डलेगा कि नून लीग अपना मौक़िफ़ वाज़े करे, इमरान खान को किस तरह गिराना है, पंजाब में किस तरह से मामला करें, तो एतमाद लाना है नहीं लाना, तो फिर नवाज शरीफ वाज़े कर देंगे जब फजलुर रहमान साहब कहेंगे, तो ये हो नहीं जाएगा कि हम क्या करने लगे। उसामा साहब, पहली बात तो ब्लैक एंड व्हाइट में पीपल्स पार्टी इस्तीफे मांग रहे थे। मेरी अर्ज सुन लें, जिस तरह से गुलाम मुर्तज़ा साहब ने कहा, इसमें कोई शक नहीं है कि पीडीएम के अंदर अगर किसी के पास स्ट्रीट पावर है तो मौलाना फजलुर रहमान के पास है। अगर पीडीएम के कुछ जलसे भर आप सकते दोनों हैं, ये ज्यादती कर रहे हैं। स्ट्रीट पावर आपने देखा नहीं, मरियम साहबा गुजरांवाला का जलसा, फिर कहाँ कहाँ उन्होंने जलसे किए, खैबर पख्तूनख्वा में जलसे किए। मेरी ना करें, वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से किए सारे, मौलाना फजलुर पीडीएम के प्लेटफॉर्म से सारे किए। गुजरांवाले के जलसे में जो सूरत हाल आपको नजर आ रही थी, गुजरांवाले के जलसे में तो आप वहाँ चेक करें लोगों से कि वो किस तरह का जलसा था, उसमें तो बहुत बड़ा जलसा था वो। आप लाहौर जलसे की वजह, मैंने लाहौर का जलसा भी देखा, वहाँ पे लाहौर में भी 50% मौलाना फजलुर रहमान के लोग थे। नून लीग जलसे कहाँ करती रही है? 2013 का जलसा जो था इमरान खान ने मीनार पाकिस्तान में किया और नवाज शरीफ ने समनाबाद डूंगी ग्राउंड में किया, जहाँ पर 5000 से ज़्यादा लोग नहीं आ सकते, 4-5 हज़ार से ज़्यादा लोग नहीं आ सकते। इमरान खान ने मीनार पाकिस्तान में जलसा किया, उसके मुकाबले में शहबाज शरीफ साहब ने भाटी गेट के सामने जलसा किया, जहाँ पर 2-3 हज़ार से ज़्यादा लोग नहीं आ सकते। तो नून लीग ने तो वो तो ख़ास तौर पे शहबाज की तो जलसों की सियासत पे यकीन ही नहीं रखते। स्ट्रीट पावर तो उनको इससे कोई गर्ज नहीं है, ना ही वो कोई एंटी गवर्नमेंट कैंपेन लॉन्च करना चाहते हैं। तो असल चीज़ ये है कि उनके पास हुकूमत में आने का फार्मूला उनका डिफरेंट है। ठीक है, नवाज शरीफ और मरियम जो है उनको पता है कि जिनके जरिए से शहबाज शरीफ हुकूमत में आना चाह रहे हैं उनके जरिए से वो हुकूमत में नहीं आएंगे। अच्छा, इसलिए उनकी स्ट्रेटजी बिल्कुल डिफरेंट है। अब शहबाज शरीफ जो है उनकी स्ट्रेटजी प्रिवेल करती है या मरियम की या नवाज शरीफ की, जो कि आउट है, जो सियासत से ही आउट है, तो अब ये देखने वाली बात है। सही है, लेकिन शहबाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान की सियासत पे वो यकीन नहीं रखते, वो छोटी छोटी पार्टियों की सियासत पे वो यकीन नहीं रखते। मैंने देखा पिछले 10-20 साल में जब जाती उमरा जो था वो सियासत का मरकज था, 2008 के इलेक्शन में, उस वक़्त भी शहबाज शरीफ जो थे वो पार्टी या JUIF को ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। वो उनका ज़ाती ख्याल है कि सोलो फ्लाइट होनी चाहिए, उनकी एक अपनी टीम है, उसके साथ मुशावरत करते हैं, लोगों पे ज़्यादा मुशावरत करने पे वो यकीन नहीं रखते। अच्छा, हाँ, अगर नवाज शरीफ उनको फ्री हैंड देते हैं तो वो सोलो फ्लाइट के जरिए से उनको पता है कि इक़्तिदार में आने के रास्ते कौन से हैं। ठीक है, उनको पता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि माल रोड का एयरपोर्ट का रास्ता इक़्तिदार की तरफ नहीं जाता, उनको पता है कि इक़्तिदार की तरफ जाने वाले रास्ते वो सारे रावलपिंडी की तरफ
है सर, अगली खबर इस्लामाबाद की तरफ है, माल रोड की तरफ नहीं है। जी जी गुलाम रज़ा साहब, सर एक उसामा गाजी साहब, ये बाबर डोगर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बात की है। ये बाबर डोगर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बात की है कि जो मछली है वो पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती, और शरीफ फैमिली जो है वो इक़्तिदार के बगैर भी जिंदा नहीं रह सकती। तो ये जो भी चल रहा है ये बस हाथी के दांत दिखाने के और हैं और खाने के और हैं। अच्छा, तो वो ओवरऑल आप सूरत हाल को देखेंगे, जूं जूं इलेक्शन और दीगर चीजें नजदीक आती जाएंगी तो इनकी अलाइनमेंट मियां शहबाज शरीफ साहब की तरफ होती जाएगी नून लीग की। चले ये खबर तो पता है कि हमने डिस्कस की वो थी। सिर्फ जी बाबर डोगर साहब ने भी बात कही थी, वो सच होती नजर आ रही है, क्योंकि राना मशहूद का जाना ये एक अजीब बात है, वो तो बिल्कुल कहीं भी नहीं थे, उनको कराची भेजा गया है। कराची में जो इस्तीफों की लाइन लगी है नून लीग के अंदर, उसके बाद राना मशहूद का जाना, जो कि वाज़ेह तौर पर शहबाज शरीफ साहब के कैंप के आदमी हैं। तो ये गुलाम रज़ा साहब, इसका मतलब है कि आपकी बाबर डोगर साहब की कल की खबर दुरुस्त है कि फिर शहबाज शरीफ साहब कुछ ना कुछ तो आगे बढ़ रहे हैं कि अगर उनका आदमी आ रहा है मामला को सुलझाने के लिए। उनकी मुलाकातें भी हुई हैं और मुलाकातें होने भी वाली हैं कुछ, और उसके साथ साथ वो आगे चीज़ों को चला रहे हैं और अपना हिस्सा लेने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, और उनकी स्ट्रेटजी बिल्कुल कामयाब जा रही है। जो राना मशहूद साहब का वहाँ जाना है कराची में, कामयाब कैसे जा रही है? नून लीग का स्टेक है क्या? इस्माइल सेक्रेटरी जनरल सिंध, साबिक वजीर, वो इस्तीफा दे देता है, उसके बाद लाइन लग जाती है नायब सदर सिंध के जी तारिक अली खान, नायब सदर कराची राजा सईद, जनरल सेक्रेटरी कराची डिवीजन नून लीग के यूथ विंग सलमान खान, मोहम्मद अकरम, सदर जिला किमाड़ी जहीर खान और जिला शर्की के सदर नदीम अख्तर रहीम, इन सब ने इस्तीफा दे दिया। तो पार्ट उनकी किस तरह से सही चल रही है? ये कोई मुझे ये बताएं आप उसामा गाजी साहब, कागजी ओहदे जो होते हैं, देखिए कागजी ओहदे ये इन जो भी जितने लोग हैं सिवाय मिफ्ता इस्माइल साहब के, उनको कितने लोग वहाँ जानते हैं? अनाउंसमेंट होती है कि ये तंजीम साजी कर दी गई है। सिंध में आपको पता है कि सिंध में गौस अली शाह साहब के बाद आपको कहीं कोई एक प्रॉपर जिसको पार्टी कहते हैं पाकिस्तान मुस्लिम नवाज, वो कभी नज़र नहीं आई। वो तो कभी ना कभी कोलेशन पार्टनर के तौर पे किसी के साथ मिलके एक दो सीट निकालती रही है। कराची ना तो अर्बन सिंध में ना रूरल सिंध में आपको कहीं मुस्लिम लीग नवाज ना पहले थी ना अब होगी। तो ये इस्तीफे कोई मैटर नहीं करते कि 6 लोगों ने इस्तीफा दे दिया इदारे ने। हाँ, अगर कोई 10 MN इस्तीफा देते या 10 MP इस्तीफा देते तो बात को समझ में आने वाली थी। तो वो उनके जाहिर है कि वहाँ पे उनकी फैक्ट्रियाँ हैं मिफ्ता इस्माइल साहब की, और आप जानते हैं कि उनकी कैंडी फैक्ट्रीज में बहुत से लोग काम करते हैं, उनमें बहुत सारे लोग उनको ओहदे भी दिए हुए थे। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो वो इसका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की पॉलिटिक्स पे कोई ख़ास असर नहीं पड़ने वाला। बाबर साहब, आप भी ये समझते हैं कि कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पॉलिटिक्स पे? इससे शहबाज शरीफ साहब आगे बढ़ रहे हैं, वो ब्लैकमेल इस तरह से नहीं होंगे। अब ये तो नज़र आ रहा है कि जो भी वहाँ पर टिकट हुई, झगड़ा वहाँ से शुरू हुआ जी, कंटोनमेंट के इलेक्शन है, वहाँ पर जो टिकट दिए गए हैं वो गलत है, उस पर एहतजाज हुआ, नवाज शरीफ साहब मरीम साहब के पोस्टर फाड़ दिए गए, शहबाज शरीफ के हक़ में नारे लगे, नहीं शहबाज शरीफ टिकट तकसीम करें, शहबाज शरीफ साहब वहाँ पर आएँ, वो देखें चीज़ों को। तो अगर शहबाज शरीफ साहब आगे आ रहे हैं तो मिफ्ता इस्माइल साहब को एतराज़ हो रहा है, बाकी लोगों को एतराज़ हो रहा है। तो अब एक तो काम करना पड़ेगा। आप थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लें। राना मशहूद, इसमें कोई शक नहीं है कि वो शहबाज शरीफ के राइट हैंड हैं और शहबाज शरीफ के बहुत करीब हैं। माजी में राना मशहूद सिंध के जो अफसर थे उनको पंजाब में उनको दिए हुए थे कि वो सिंध के मामलात को देखेंगे। एक टाइम था जब गौस अली शाह साहब जो थे वो राना मशहूद को वाइसराय सिंध कहा करते थे। जनाब ये वाइसराय लगाया हुआ है हमारे सर पर और ये यहाँ के डिसीजन मेकिंग करता है। तो राना मशहूद जो है वो शुरू से सिंध के मामला देख रहे हैं और असल में वो रिपोर्टिंग जो है वो शहबाज शरीफ को ही करते हैं। इस वक्त भी वो शहबाज शरीफ कैंप में हैं। जो कमेटी बनाई गई है एहसन इकबाल या ख्वाजा सारफी, ये भी शहबाज शरीफ कैंप के लोग हैं। अब मिफ्ता इस्माइल साहब जो थे ये उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर बने जब जो थे राजा साहब जो थे वो प्राइम मिनिस्टर बने। ये उनके बहुत करीब हैं, ये मरियम कैंप के बंदे हैं और बेसिकली मरियम के नहीं बल्कि शाहिद खान अब्बासी साहब जो हैं उनके कैंप के बंदे हैं। शाहिद खान अब्बासी की ये दरियाफ्त है। अच्छा, तो इसके उनके रिज़ाइन करने थे। मैंने आपको कल भी बताया था कि बेसिक इशू ये था कि वो लोग जिन्होंने मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ, नवाज शरीफ के खिलाफ, मरियम के खिलाफ नारे लगाए, उसके खिलाफ उन्होंने एक दरख्वास्त दी एहसन इकबाल को। वो लेटर ऑफ मंजर यहाँ पर आ चुका है।
उस लेटर में उन्होंने कहा जी इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। एहसन इकबाल चूँकि शहबाज शरीफ के दबाव में थे, उन्होंने उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया। इवन शाहिद खान अब्बासी का जो प्रेशर था उसको भी उन्होंने नहीं लिया। अल्टीमेटली मुफ्ता इस्माइल ने खुद एहतजाजन इस्तीफ़ा दे दिया। तो अब वहाँ पर जो एंटी शहबाज कैंप था वो तो वहाँ पर आलमोस्ट रिज़ाइन करके अलहदा हो गया। उससे मेरा नहीं ख्याल कि शहबाज शरीफ को कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अच्छा। वहाँ पर राना मशहूद जो हैं वो वहाँ पर गए हुए हैं। शहबाज शरीफ को नहीं फ़र्क पड़ेगा, लेकिन नून लीग को तो पड़ेगा। ये तो नहीं हो सकता कि नून लीग को फ़र्क ना पड़े। नून लीग को तो डेंट पड़ रहा है, जिस तरह से मीम शीन की वजह से पड़ रहा है। इसी तरह मिफ्ता इस्माइल साहब अगर नाराज होते हैं तो वो तो नहीं आएंगे, टेलीविजन पर आकर डिफेंड नहीं करेंगे पार्टी को, वहां पर पार्टी कमजोर हो जाएगी। कुछ ना कुछ उनकी फॉलोइंग हो। सर डिफेंड करने वाले बड़े मिल जाते हैं, डिफेंड करने वाले तो 100 पड़े हुए हैं, उसको छोड़े लाइन लगी हुई है वो। जी गुलाम इस्माइल को पॉलिटिशियंस नहीं है सामा गाजी साहब। मिफ्ता इस्माइल जो है वो तो एक टेक्नोक्रेट हैं, वो को पॉलिटिशियन थोड़ी है। वो तो नून लीग ने उनको पॉलिटिशियन बनाने की सरमायादार तो है ना, उनको वो लाए। और सरमायादार तो है, तो नून लीग या कोई भी जमात पाकिस्तान में सरमायादार है, टेक्नोक्रेट है। उसामा साहब सरमायादार या टेक्नोक्रेट पार्टियों को बहुत मिल जाते हैं। इसमें राना मशहूद वहाँ पर गए हुए हैं, वो आप देख लीजिएगा वहाँ पे 10 बंदे और ढूंढ के ले आएंगे। और सर जिसको ये पता चलेगा कि मिफ्ता इस्माइल चला गया, कल मुझे भी टिकट मिल सकता है नून लीग का। नून लीग वहाँ पर वोट बैंक तो नून लीग का है। शहबाज शरीफ को इतना वोट मिला, मिफ्ता इस्माइल को वहाँ पर इतना वोट मिला, बहुत सारे सरमायादार वहाँ पर मिल जाएंगे। तो अल्लाह नून लीग को वैसे सरमायादार चाहिए नहीं है, उनको एटीएम नहीं चाहिए, उनके अपने बैंक हैं, वो खुद मरियम और नवाज शरीफ सबसे लाताल्लुक रहेंगे, जो जिस तरह करना है शहबाज शरीफ करेंगे। सर अगर मिफ्ता इस्माइल दोबारा एंटर नहीं होते तो इसका शहबाज शरीफ जो है उनकी पार्टी पे न्यूज़ अपडेट्स का वक्त है। उसके बाद बताएंगे कि जनाब अब किस तरह से इसहाक डार साहब माइनस और शौकत तरीन साहब किस तरह से इन किए जा रहे हैं बतौर सेनेटर। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। वफाकी काबीना ने एक और ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी है और फिर वही काम होगा, सदर के दस्तखत होंगे, ऑर्डिनेंस मंजूर हो जाएगा और उस पर अपोजिशन जो है वो बेला करती रह चाहे और फिर वो कानून साजी अपनी जगह के जी असम्बली में जब आएगा, सेनेट जब आएगा तब देखी जाएगी। लेकिन ऑर्डिनेंस अब ये कह रहा है कि जी 60 दिन के अंदर अंदर अगर कोई पार्लियामेंटेरियन 60 दिन के अंदर अंदर हलफ नहीं उठाता तो फिर उसकी रुकनीत ख़त्म हो जाएगी। यानी चाहे वो पंजाब असम्बली का मेंबर है, चाहे वो कौमी असम्बली है, किसी भी कोई भी सूबाई असम्बली हो या सेनेट भी हो, पार्लियामेंटेरियन फारिग। अब बात यह है कि इसहाक डार साहब पर तलवार लटक रही है। इसहाक डार साहब जब सेनेटर बन गए और उसके बाद वो मुल्क बरतानी के मेहमान ही बने रहे और आज तक बने हुए हैं। तो बाबर डोगर साहब अब ये क्या होगा, ये इसहाक डार साहब और तो कोई मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है, बाकी तो ये है कि अब इसके बाद 60 दिन के अंदर अंदर सबको आना होगा, मगर फ़िलहाल तो ये होगा कि इसहाक डार साहब की छुट्टी हो जाएगी। उसामा साहब ये भी कोई तरीका नहीं है कि आप 3 साल पहले सेनेटर बने, 3-3.5 साल पहले, और उसके बाद आप बिल्कुल ओथ ही ना लें और आप बाहर चले जाएं और कोर्ट्स ने आप इनको हथकड़ियाँ लगवा लें। वो आपके हथकड़ियाँ लगवा लें, हालत उनकी बड़ी ख़राब हो जाती है, उनको बड़ी प्रॉब्लम है। BBC हार्ड टॉक में नहीं आपने उनको एक ऐसा प्रॉब्लम है कि वो ट्रैवल नहीं कर सकते, उन्होंने बाकायदा इशारा किया जी इनको प्रॉब्लम तो सिर्फ ऐसा होता है जिसमें ये ट्रैवल नहीं कर सकते। ये ट्रैवल यहाँ से फ्लाइट लंदन जा सकती है, लंदन से फ्लाइट वापस नहीं आ सकती। बीमारी आप देखिए कैसी है कि यहाँ से बैठ जाए तो लंदन पहुँच जाएं, उस वक्त ये ठीक होते हैं, लेकिन जब लंदन से वापसी की फ़्लाइट हो तो वो बीमारी कहती है कि नहीं भाई अब तो ट्रैवल नहीं कर सकता, अब तूने पाकिस्तान नहीं वापस जाना जब तक कि वहाँ पर तुझे कोई मिनिस्ट्री या तेरे से सारे केसेस नहीं ख़त्म हो जाते, जब तक कोई मिनिस्ट्री पक्की नहीं हो जाती उस वक्त तक तुमने नहीं जाना, नहीं तो मैं रास्ते में तुझे पकड़ लूँगी। ये इतनी ख़तरनाक बीमारी है उसामा साहब, ये देख लेंगे किस्मत वालों को होती है। इसका मतलब है आप कह रहे हैं कि वो नहीं आएंगे, जेल का पहली बात ये है कि ये भी तो कौम से मजाक है ना कि एक बंदा सेनेटर इलेक्ट हो गया या MP इलेक्ट हो गया या MN इलेक्ट हो गया और 3-3 साल वो अपने ओथ ही ना ले, असम्बली में जाए ही ना, जिन लोगों की उसने जिस सूबे की तर्जुमानी करनी है वो तर्जुमानी ना करे। मगर इसहाक डार साहब जो लंदन बैठे हुए हैं और मराद तो मिलती रहेंगी ना आपको, जो उसकी एंटाइटलमेंट है, सारा कुछ है, लेकिन बाल चले वो यहाँ पर आएंगे अटेंडेंस लगाएंगे तो सारा कुछ बनेगा ना। ओथ ही नहीं लिया तो मराद कहाँ से मिलेंगी? लेकिन सेनेटर तो अपने साथ लिख सकते हैं ना, सेनेटर तो वो है
तो मेरा मतलब है कि पंजाब की एक सीट क्यों रुकी हुई है, सवाल तो ये पैदा होता है। नुकसान तो पंजाब का हो रहा है, पंजाब के लोगों का हो रहा है, पंजाब की तर्जुमानी सेनेट में नहीं हो रही, नून लीग का भी नुकसान हो रहा है। तो जाहिर बात है कि यहाँ पर वो लोग आने चाहिए जो नून लीग का नुकसान तो अब होगा जब उनकी जगह इलेक्शन होगा, तो नून लीग का छोड़ दे, पंजाब का तो नुकसान हो रहा है ना, पंजाब का तो नुकसान हो रहा है ना। तो मेरा ख्याल है कि ये अमेंडमेंट होनी चाहिए थी, ये बड़ी पहले हो जानी चाहिए थी। मैं हैरान हूँ कि क्यों नहीं हुई। कि मैं जो निसार साहब है वो MPA हो गए, अब वो अपनी तस्दीक समझते हैं कि मैं एज MPA जाके ओथ लूँ, मैं तो इंटीरियर मिनिस्टर रहा हूँ, मैं ये रहा हूँ, मैं वो रहा हूँ, मैं जाके MPA की इससे पहले ही आ गए। अब लेकिन जब उनको पता चला कि अगर जाके मैंने ओथ ना लिया तो मैं डी-सीट हो जाऊंगा, तो आपको पता है एक दिन पूरा दिन असम्बली में बैठे रहे, अगले दिन जाके तरले मिनते करके ओथ लिया, एक सीट ये छोड़ नहीं सकते। इनको पता चला कि डी-सीट होने वाला हूँ, साथ ही जाके ओथ ले लिया। अब इस साग डाल का कोई बस नहीं चल रहा कि क्या करे और आके यहाँ पे ओथ ले ले। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर स्कॉन्डर है, यहाँ आया तो पकड़ लेना है, और उसके बाद कोर्ट है और सारी जेलें हैं। जेलों में ये एक दिन ठहर नहीं सकते। जेलों में तो इनका हाल ये है कि जेलों में इनको जेल में रखा जाए तो ये अपने मेरा नवाज शरीफ के खिलाफ ही वादा माफ गवाह बन जाते हैं। इसहाक डार को नवाज शरीफ ने पाकिस्तान नहीं आने देना चाहिए, मैं आपको ये भी लिख दूँ। उसको पता है कि ये पाकिस्तान आया, जेल में जो 2 दिन रखा तो इन्हें मेरे खिलाफ भी बोलना शुरू कर देना है, तो इसको उधर ही रखा है, वही बेहतर है, अपनी नजरों के नीचे। जाली अकाउंट बनते हैं, हुदैबिया पेपर से कैसे मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है, वो सारी ट्रेल देते हैं और सारा कुछ सच होता है, लेकिन फिर बहरहाल वो केस टाइम बार्ड हो जाता है, यानी वो केस दोबारा खुल नहीं सकता। अच्छा जी, गुलाम मुर्तज़ा साहब, ये इसहाक डार साहब के साथ नून लीग के साथ बड़ा जुल्म होने लगा है, 60 दिन में हलफ नहीं लेंगे तो फारिग। तो अब उसके बाद ये सारा कुछ कहा जा रहा है जी शौकत तरीन साहब को सेंटर बनाने के लिए। बड़ा आसान होगा अब सेंटर बनवाना इसहाक डार की जगह शौकत तरीन साहब को, और फिर वो वज़ीर ख़जाना कंटिन्यू कर सकेंगे, वरना तो वो मज़ीद ज़्यादा अरसा नहीं कर सकते आइन के तहत। वैसे ये काम बहुत लेट किया जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि ये 2-3 महीने जब सेनेट के इलेक्शन हुए थे तो 2-3 महीने के बाद ही ये काम कर देना चाहिए था। बाबर दाऊद साहब ने जिस तरह कहा कि लाहौर की नुमाइंदगी, पंजाब की नुमाइंदगी सेनेट में नहीं हुई, वाक़अतन ऐसी बात थी। लेकिन जो नुमाइंदे पंजाब से या लाहौर से या जो भी भेजे गए हैं, और शहीन भट्ट साहब की तर्ज के जो अमेरिका से लाए गए यहाँ पे, मफरूर और इश्तिहारी और पता नहीं क्या क्या, तो वो फिर इसी तरह से नुमाइंदगी उनकी यहाँ पे भी होती रहती। मैं ये अर्ज़ करूँ कि इसके तनाज़ुर में अगर आपने एक लेजिस्लेचर्स की जो नीयत है वो बहुत काउंट करती है। आज अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आर्डिनेंस लेके आई है कि वो किसी भी ऐसे शख्स को जो सेनेटर या कौमी असम्बली का मेंबर मुंतखब हुआ 60 दिन के अंदर हलफ ना उठाया तो उसको उसकी रुकनियत से महरूम कर दिया जाएगा। तो इसका बिल भी आ सकता था। क्यों हम सारे काम ऑर्डिनेंसेस के ज़रिए से करने की हमने काम शुरू कर दिया है और उसी से करते रहेंगे। इसका बिल भी आ सकता था, इसमें बहुत सारी और चीज़ें शामिल की जा सकती थी। 3 साल तक चौधरी निसार अली खान जो हैं वो कौमी असम्बली, वो सूबाई असम्बली में नहीं गए, तो उनसे पूछा नहीं जा सकता था कि आप क्यों नहीं गए वहाँ पे, या आपने फिर इलेक्शन क्यों लड़ा था। एक शख्स एक दरवाजे से कौमी असम्बली में दाखिल होता है और दूसरे दरवाजे से निकल जाता है, तो ये क्या है, उसकी हाजिरी लग जाती है, सारी मरात उस दिन की उसको मिल जाती है। भाई को टाइम फ्रेम होना चाहिए। ये अवामी नुमाइंदे हैं, अवाम के टैक्सों से इनको पैसे दिए जाते हैं, तो इनको पता होना चाहिए कि कितना टाइम ये जिस दिन असम्बली होगी, सिवाय उन लोगों के। आप एक और बात मज़ेदार ज़हन में आई है कि आप जरदारी साहब को और दीगर लोगों को देख लें जो बीमार अपने सर्टिफिकेट देते हैं हर रोज़, उन सर्टिफिकेट्स को सामने रखें और असम्बली के इजलासों की तारीखों को सामने रखें, तो पता लग जाता है कि 2 दफ़ा आए या 3 दफ़ा आए या 5 दफ़ा आए। तो ये असम्बली है, ये आपकी मेंबरशिप है, ये आपने आगे अवाम की तर्जमानी करनी है या उनका हक़ नुमाइंदगी अदा करना है। तो ये इस तरह से कोई लेजिस्लेशन जो है वो की जाती, इस तरह का कोई बिल बनाया जाता कि इन लोगों को भी कवर किया जाता, क्योंकि स्टेटस को से हट के बात करती है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हम वो काम करेंगे जो उन्होंने नहीं किए। ये भी वैसे ही काम है जैसे इसमें हर चीज़ को कवर किया जाता है कि अगर सेनेट में, कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली में जो मेंबरान नहीं आते, या अगर कोई ऐसी बीमारी उनको लाक है कि वो अदालतों में बताते हैं कि वो चल फिर नहीं सकते, लेकिन वो वहाँ पे नहीं आते, उनको सैलरीज, उनकी तनख्वाहें, उनकी मरात, उनको टिकटें PIA की सब कुछ मिल रहा है,
तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव मैं कहता हूँ कि इसके ऊपर कानून साजी कर देनी चाहिए थी। मेंबर पड़ता है कम से कम करोड़ों में पड़ता है हर मेंबर। लेकिन बात ये है कि वो खुर्शीद शाह साहब के केस की मुझे बात याद आ गई कि वो अदालत कहती है कि ये किस तरह का है कि एक दिन भी कोई शख्स जेल में ना गुजारे, एक दिन भी। तो वो ज़मानत के लिए जब उनकी दरख्वास्त आई तो वो खारिज इसलिए कर दी कि उन्होंने कहा जी ये तो कभी इन्होंने हिरासत में कोई दिन ही नहीं गुजारा, ये तो हॉस्पिटल में ही रहे। वो अलग किस्सा है। मगर गुलाम मुर्तज़ा साहब, अगर ये इतनी अच्छी बात है जितनी आप कह रहे हैं, बाबर डोगर साहब कह रहे हैं कि जी देखें ये तो बड़ा जुल्म होता है, करोड़ों रुपया खर्च होता है, लोग आते ही नहीं, तो फिर ऑर्डिनेंस की क्या ज़रूरत थी? फिर लाते असेंबली में, फिर सारी पार्टीज़ जो हैं, क्या पाकिस्तान की पार्टीज़ नहीं है, वो सब इसको सपोर्ट करती, सारे इसके साथ चलते। चलो अगर नून लीग नहीं भी करती, सागदार एक शख्स की वजह से, पीपल्स पार्टी करती, दीगर जमातें तो करती, ऑर्डिनेंस का सारा अर्तफा क्यों लिया जाता है कि जी चलो सदर से करवा लेंगे, छोड़ो जनाब असेंबली में नहीं आना? फिर तो बड़ी बदनामी होती है कि जी ये तो पार्लियामेंट को बाईपास किया जा रहा है। अदालतों के ये अहकामात मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो हदायत हैं वो मौजूद हैं, मुख्तलिफ फैसले मौजूद हैं कि ऑर्डिनेंसेस के ऊपर इन्हिसार कम से कम रखा जाए, क्योंकि ये जमहूरियत है और जमहूरी अमल में अवामी नुमाइंदों का किरदार होता है, और अगर उनको पूछे बगैर, उनकी विल लिए बगैर आप कोई भी फैसले करते हैं तो वन मैन शो की बात है। एक दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए ज़रूर था कि इसके ऊपर तमाम सियासी पार्टियों से मुशावरत कर लेती, और सियासी पार्टियां अगर कहती कि हमने नहीं करना तो पलड़ा भारी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही था, तो वो जाके इसको वहाँ इसी तरह से ऑर्डिनेंस ले आते उसका, और अगर उसको कुछ शख्स चैलेंज भी करता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तो वो सामने बता देते कि सबसे राब्ते किए थे, कोई नहीं आया, कोई इसको नहीं चाह रहा। लेकिन मैं ऐसा करूँ कि केला सागडार को रिप्लेस किया जा रहा है शौकत तरीन साहब के साथ। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि तमाम अशखास जो भी मेंबरान कौमी असम्बली हैं, जो मेंबरान सूबाई असम्बली हैं, जो सेनेट के मेंबरान हैं, उन सब को उनकी हाजिरी को ऐवानों में यकीनी बनाया जाए। वो इमरान खान साहब की बात करने के लोग कहते हैं उनकी बात नहीं की, वो कितने इजलास उन्होंने अटेंड किए हैं। असल चीज ये है कि पंजाब में जो इरिगेशन मिनिस्टर है मोहसिन लगारी साहब, वो सेनेटर भी रह चुके हैं, पंजाब असम्बली में भी इससे वो सेनेटर इलेक्ट हुए थे। उन्होंने आज से 2 साल पहले मुझे बताया था कि उन्होंने इमरान खान को एक कहा है कि लॉ में अमेंडमेंट होनी चाहिए, और ये जो सेनेटर्स, ये जो MPs इलेक्ट होते हैं, ये जो ओथ नहीं लेते, ओथ की एक मुद्दत होनी चाहिए। उनका ख्याल था कि उस वक्त उनका ख्याल था कि शायद इससे PTI को फ़ायदा होगा, एक आधी सीट PTI को ज़्यादा मिल जाएगी, और ये भी हो सकता है कि चौधरी निसार डिस्क्वालीफाई हो जाए। या ऐसे 2 साल पहले उन्होंने अमेंडमेंट ड्राफ्ट बनाकर इमरान खान को भी दिया, फवाद चौधरी को भी दिया, लेकिन शायद उस वक्त उनको शायद इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अब आके ज़रूरत इसलिए पड़ रही है कि फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन जो हैं उनको इन्होंने सेनेटर बनाना, और 2 महीने उनके पास हैं, और 2 महीने में अगर कोई सीट खाली नहीं होती, या तो फिर किसी की सीट खाली करवा के उसको जितवाएँ, और अगर कोई सीट खाली नहीं होती तो फिर इस तरह के ऑर्डिनेंस के ज़रिए से सागडार की एक उम्मीद नज़र आ रही है कि अगर ये ऑर्डिनेंस जो है वो हो जाता है तो सागडार जो है डी सीट हो सकते हैं, और डी सीट होने पर शौकत तरीन को उनकी जगह पर लड़ाया जा सकता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये इतना आसान नहीं है जितना PTI समझ रही है। अच्छा, पहली बात तो ये है, पंजाब में जो जिस तरह की सूरत हाल है, जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो इनसे नाराज़ है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि अब मुझे नहीं पता कि जहांगीर तरीन को ये राज़ी कर पाते हैं या नहीं कर पाते। आप मुझे बताएं कि अगर जहाँ चले ऑर्डिनेंस हो गया, सीट भी उन्होंने उसको डी सीट भी कर दिया, आगे जब इलेक्शन में जाना है तो शौकत तरीन तो कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं है ना, वो पंजाब में कोई इतना पंजाब से है कि उसको वोट मिल जाएंगे। सीक्रेट बैलेटिंग है, यही पार्टी है, चौधरी बरादरान है, उसके साथ साथ जहांगीर तरीन ग्रुप है। तो अभी बहुत सारे रास्ते हैं। ये अगर समझ लें कि उसको दूसरी बात ये कि ऑर्डिनेंस कोर्ट में चैलेंज भी हो सकता है कि ये बदनीयती की बुनियाद पर किया गया, पहले भी इस तरह से हो रहा है। तो ये अभी बड़े सारे चीज़ें हैं। इतना आसान नहीं है कि इस ऑर्डिनेंस के जरिए से डिसाइड करें। उसका बेहतरीन हल ये था कि असम्बली के जरिए से आते, लेकिन असम्बली के जरिए से ना भी पार्टी ने इसको सपोर्ट करना था, ना नून लीग ने सपोर्ट करना था। वो तो दोनों पार्टी, और फिर सेनेट में इसने पास ही नहीं होना था। तो उसका जो वाहिद हल था वो ऑर्डिनेंस ही है। लेकिन ऑर्डिनेंस के जरिए से भी मुझे चीज़ें इतनी आसान नजर नहीं आ रही। चले, मैं
यही बात था, लेकिन मुझे ब्रेक का कह दिया गया है, ब्रेक लेते हैं। वैसे फैयाज़ुल हसन चौहान साहब जो हैं उनको टास्क मिला हुआ है कुछ मनाने को या कुछ लोगों को तोड़ने को तरीन ग्रुप से, देखते हैं वो इसमें कितना कामयाब होते हैं। नज़ीर चौहान साहब को तो खैर वो वापस ले आए थे। तो ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम भी वापस आते हैं, कहीं मत जाइए। अब पता चला। अब पता चला। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर पाकिस्तान मुसलसल नज़र रखे हुए है। शाह महमूद कुरैशी 4 ममालिक का दौरा कर रहे हैं, हमसाया ममालिक का दौरा है, और इसका मकसद है कि पाकिस्तान की जो सोच है अफ़गानिस्तान में अमन के लिए उस हवाले से तमाम ममालिक को साथ में लाया जाए। और अभी देखा जा रहा है कि तालिबान हुकूमत साजी की तरफ आ रहे हैं। डेडलाइन 31 की उन्होंने दी हुई है, और G7 का भी इजलास हुआ, उसमें बड़ी कोशिश की गई कि जनाब अमेरिका से कहें कि दबाव डाले। CIA का सरबरा भी आता है, खुफिया मुलाकात भी करता है अफ़गान तालिबान से, लेकिन 31 अगस्त से आगे की डेडलाइन नहीं मिलती। और अमेरिकी सदर जो बाइडन कहते हैं जी बस 31 तक ही है, उसके बाद हम पीछे मुड़ के नहीं देखने वाले। वर्ल्ड बैंक ने अपनी इमदाद रोक दी है, IMF ने अपनी इमदाद रोक दी है। जो कौमी ख़जाना है अफ़गानिस्तान का, उसके डॉलर जो हैं जो अमेरिका के पास हैं वो अमेरिका ने रोक दिए हैं। तो हर तरफ से इमदाद रोकी जा रही है। अब बाबर डोगर साहब, इसमें पाकिस्तान ये चाह रहा है कि किस तरह से अमन कायम रखा जा सके। अभी तक काफ़ी हौसला अफजा कह सकते हैं, ना उस तरह से खाना जंगी देखी। हाँ, पंजशीर का इलाका जो कि अब अफ़गानिस्तान में हम देख रहे हैं कि तालिबान ने उसको घेर लिया हुआ है, मुज़ाकरात की एक आखिरी कोशिश हो रही है, वो एक इलाका रह गया है। बाकी बाय एंड लार्ज चूँकि बड़ा कंट्रोल उन्होंने कर लिया हुआ है, कहीं से कोई लड़ाई की खबर नहीं है। वो उतना मसला नहीं आ रहा। मसला आ रहा है कि किस तरह से तनख्वाहें देंगे। कहा जा रहा है कि 1 हफ्ते से भी कम की अद्वियात रह गई हैं अफ़गानिस्तान में हॉस्पिटल्स में। तो ये बड़े चैलेंजेस हैं। तो पाकिस्तान तो अपनी कोशिश कर रहा है अफ़गानिस्तान के हमसाया ममालिक को मिलाकर कोई एक लाएमल तय किया जाए कि किस तरह इस सूरत हाल से निकलना है। आलमी ताकतें तो तबाही फैला के निकल गई। समा साहब, अफ़गानिस्तान के लिए अब लायन ऑर्डर कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। पंजशेर अफ़गानिस्तान के लिए कोई चैलेंज नहीं है। तालिबान जो लीडरशिप है उनका भी ये कहना है कि पंजशेर का इलाका जो है वो जब उन्होंने फैसला कर लिया कि उसको फतह करना है तो वो कर लेंगे, वो कोई बड़ी रुकावट नहीं है। और पंजशेर के अहमद शाह मसूद जूनियर जो हैं वो भी मुझे लग रहा है कि लड़ाई नहीं लड़ना चाहते, और वो भी चाह रहे कि मामला जो है फ़हम तफ़हीम से कि हल हो जाए। ठीक है। असल जो इशू है वो वहाँ पर अद्वियात की शदीद कमी है। अद्वियात ख़त्म हो रही हैं, वहाँ पर खुराक ख़त्म हो रही है, वहाँ पर दुनिया जो बाइकाट कर रही है ये गलत है। एक तरफ ये वो उसकी बात, ह्यूमन राइट्स की बात की जा रही है कि जनाब वहाँ पर औरतों का, अच्छा वहाँ पर औरतों का मसला यूरोप के लिए बहुत बड़ा है, वहाँ पर अद्वियात नहीं है, ये मसला उनके लिए नहीं है। भूख है, वहाँ पर खुराक नहीं है, ये मसला नहीं है। बजाय G7 ये ऐलान करता कि जनाब फौरी तौर पर अफगानिस्तान की इमदाद की जाए, उनको पैसे दिए जाए, IMF उनको पैसे दे, अमेरिका उनका 10 अरब डॉलर जो है वापस करे। असल चीज़ तो ये डिस्कस करने वाली है। मैं तो कल भी आपसे कह रहा था कि कौन सी वहाँ पर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई है अफगानिस्तान में, कौन से बेगुनाह लोग मारे गए हैं, कौन सी औरतों पर जुल्म हुआ है। कोई इशू ही नहीं है इस तरह का। अफगानिस्तान में इस वक्त दुनिया में किसी भी खिते से ज़्यादा अमन है। असल इशू जो है, मैं खुद कल पढ़ रहा था कि वहाँ पर अद्वियात के अस्पतालों में शदीद कमी है, क्योंकि ये पूरे पिछले 20-25 दिन में वहाँ पर अद्वियात की तरसील नहीं हो सकी, बाहर अद्वियात नहीं आ सकी। वहाँ पर खुराक की कमी हो रही है, वहाँ पर बैंकों के पास पैसे कम हैं। अमेरिका को चाहिए कि अफगानिस्तान के जो रिजर्व्स हैं उनको वापस करे, यूरोप को चाहिए कि उनकी मदद करे, IMF को चाहिए कि उनकी मदद करे, अफगानिस्तान को अब उनके पाँव पे खड़ा किया जाए। तालिबान जो है, जो अभी तक तालिबान जो स्ट्रेटजी है वो बड़ी कामयाब है। काबुल में अमन है, सारे अफगानिस्तान में अमन है, सारे अफगानिस्तान में लोग जो हैं वो उनके साथ रिकनसाइल कर गए हैं, लोग तालिबान की गवर्नमेंट को मान चुके हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता वो इंफ्रास्ट्रक्चर को बिछा रहे हैं, गवर्नेंस को लेके आ रहे हैं, मिनिस्टर्स आ गए हैं, काबुल की हद तक सारी एडमिनिस्ट्रेशन आ चुकी है। तो बाकी कोई इशू मुझे वहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। जो सबसे बड़ा इशू है अब चाइना के लिए ये इम्तहान है, पाकिस्तान के लिए इम्तहान है, ताजिकिस्तान के लिए इम्तहान है, यूरोप के लिए इम्तहान है, खासतौर पर हमसाया ममालिक के लिए। मुझे लग रहा है ईरान, पाकिस्तान, चाइना या रशिया वो तो अपना रोल प्ले ये खूब है कि उन्होंने जो यहाँ पर तबाही फैलानी थी फैला वो गए, और इम्तिहान जो है अब हमसायों के लिए रह गया है। लेकिन गुलाम मुर्तज़ा साहब,
जब इसका मतलब तो ये हुआ कि आप स्टेबिलिटी चाहते ही नहीं हैं, ये जो आलमी ताकतें हैं वो स्टेबिलिटी नहीं चाहती, वरना तो चले आप नहीं मानते उनका तरीक़ाकार, मगर ये तो आप मान रहे हैं कि वहाँ पर अमन हो गया। लोग ये कह रहे हैं अफगानिस्तान के कि चलें शुक्र किया 20 साल बल्कि 40 साल बाद हमने कुछ अमन तो देखा है, तो वो इस पर अब खुश हैं। लेकिन उसके बाद बात आ जाती है खुराक की, तालीम की, गवर्नेंस की, लोगों को सहूलियात मिले, वो नहीं हो सकेगा। अभी ईरान ने दोबारा पेट्रोल की तरसील शुरू की है, तो ये तो इसका मतलब है कि जो आलमी ताकतें जो ऐसे, इनको क्या नहीं पता था कि जी कितना पैसा करप्शन में जा रहा है, ये असलहा सारा कहाँ जा रहा है, वो देते रहे। लेकिन अब अगर वो रोकते हैं तो इसका मतलब है कि वो तो एक इंसानी अलमिया यहाँ पर चाहते हैं। 3 करोड़ लोगों को वो भूखा प्यासा मारना चाहते हैं, बेरोजगारी चाहते हैं। लेकिन अगर ये सब कुछ होगा तो फिर वहाँ पर दहशतगर्दी होगी। अफगान तालिबान, वो समझते हैं अफगान तालिबान के खिलाफ लोग उठ खड़े होंगे, वो तो शायद उठ खड़े हों या ना हो, लेकिन ये ज़रूर होगा कि वहाँ पर दहशतगर्दी मज़ीद बढ़ जाएगी और लोग वहाँ से निकलना चाहेंगे, एक और क्यास क्रिएट हो जाएगा। फिर तो आलमी कुव्वतें जो हैं वो कभी भी किसी भी मुल्क में कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं जाती हैं, बल्कि ज़्यादातर आपने जितने भी बड़े बड़े अलमिये देखे हैं जिसमें आलमी कुव्वतें उन्होंने मुदाखलत की है, वो वहाँ पे डिस्ट्रक्शन के लिए ही जाती हैं या उनके मादनी वसाइल जो हैं उन पर कब्ज़ा करने के लिए जाती हैं। आप हिस्ट्री उठा लें, जंगे अज़ीम अव्वल दोम, और उसके बाद से गल्फ़ वार, और उसके बाद कुवैत ईरान वार, फिर इराक वार, फिर अभी की सूरत हाल जो है अफ़गानिस्तान की 9/11 के बाद, तो आपको हर जगह पे एक ही सवाल मिलेगा कि कुछ ताकतों ने असला बेचना था, कुछ ने अद्वियात बेचनी थी, कुछ ने अपने टैंक और हेलीकॉप्टर बेचने थे, और कुछ ने जो है वो इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे एक जगह बम फेंकना है और दूसरी जगह बिस्किट और दूध के पैकेट फेंकने हैं। ये है मियार आलमी ताकतों का, आलमी कुव्वतों का। सर मैंने तो अभी वो ये देख रहे हैं इस वक्त स्वीडन के हवाले से, वो उनके वो सारे डॉक्यूमेंट्स लीक हो गए कि स्वीडन ये चाहता था कि उनके कोई जंगी तैयारे हैं, उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में हम इस्तेमाल करने ने, क्योंकि इससे मार्केटेबिलिटी बढ़ेगी कि हम दुनिया को दिखाएंगे, देखेंगे वो तैयारा है आप खरीदें जिसको हमने अफगानिस्तान में इस्तेमाल किया है, ये बमबारी कर लेता है, ये कर लेता है। यानी इन्होंने अफगानिस्तान के लोगों को ऐसे जैसे वो ट्रायल होते हैं ना जानवरों पर किसी दवाई के, तो इन्होंने उसके लिए जंग देखे वहाँ पर हमने बमबारी की हुई है जहाज से, इसलिए खरीदे। ये तो हाल है इन ताकतों का, तो बड़े ही अफसोस की बात है। यही हाल है, और इसी वजह से इन्होंने ये सारा जो है वो सारी चीज़ें की हुई हैं। और तालिबान के हवाले से भी अभी जो सूरत हाल है उसको वो सिर्फ 31 तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि 31 अगस्त के बाद हमें इशारे मिल गए हैं कि कुछ वक्त मज़ीद दिया जा सकता है, और शायद कोई रास्ता ऐसा ज़मीनी रास्ता या कोई अगर वैक्यूएशन में कोई चीज़ रह गई हो तो उसको निकालने के लिए उन्होंने कुछ सेफ पैसेज तालिबान ने फ्राहम करने के लिए रजामंदी ज़ाहिर की है। G7 के जो इजलास है उसके तनाजुर में ये बात जो है वो की जा रही है। बहुत सारे जो तज्ज़ियाकार हैं, जो वहाँ पे जर्नलिस्ट थे, वो मोस्टली वहाँ से निकल चुके हैं। अब आप ये देखें कि कल से आपको बड़े जो टीवी चैनल्स हैं, अमेरिका के हों, यूरोप के हों, ब्रिटिश हों, तो आपको वहाँ से लाइव रिपोर्टिंग उस तरह से नज़र नहीं आ रही है। तो अब तालिबान की जानिब से भी एक जो हदायत जारी की गई हैं कि वो जिस तरह की रिपोर्टिंग वो चाहेंगे उस तरह की रिपोर्टिंग वहाँ से की जाएगी। तो अब बहुत सारी चीज़ें 31 के बाद अनफोल्ड होंगी। तो लेकिन अब जिस तरह से शाम कुरैशी साहब कोशिश कर रहे हैं हमसाया ममालिक के दौरा के, कम से कम हमसाया ममालिक एक पेज पर अफगानिस्तान की सूरत हाल के लिहाज से डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं हो सकते, लेकिन चलें एक सोच कम से कम एक हो कि वहाँ पर अमन और इस्तेहकाम हो, ताकि हमसाया ममालिक का अमन और इस्तेहकाम इससे जुड़ा हुआ है। तो देखते हैं ये कोशिश कहाँ तक कामयाब होती है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।